नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया आप सभी का दीप एक्सप्रेस न्यूज पे स्वागत करता हूं। अपने देश विदेश के सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम आज हरियाणा की एक ऐसी महानुभाव से आपका रूबरू कराएंगे, परिचय कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह अंबाला बार एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अगर हम अंबाला के सैनी आश्रम या सैनी भवन की बात करें, उसको बनाने में खून पसीना साथ लगाने में तन मन धन से सैनी आश्रम को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ब्लड डोनर हैं, मेरे भाई सीनियर एडवोकेट हैं दलजीत सिंह जी पूनिया, हम उनका स्वागत करते हैं। भाई साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सर, आज का हमारा जो बातचीत का मेन मुद्दा है वो हम लेंगे कोरोना पे, कोरोना महामारी जो चल रही है। भाई साहब, ये जो पूनिया साहब कोरोना महामारी का प्रकोप है या इसका फैलाव है, इसके बारे, क्योंकि पूरे विश्व में ये फैली है, इसके बारे 1-2 मिनट में आप क्या रखेंगे? वालिया साहब, जैसा कि आपको पता है कि ये एक वैश्विक महामारी है और ये पूरे विश्व में कुछ ही दिनों में बहुत भयंकर रूप अख्तियार कर लिया है और जिससे पूरी मानव जाति एक तरह से कष्ट में है। और अगर मैं ये कहूँ कि अपने वजूद के लिए लड़ रही है जी। इसी वजह से सारी सरकारें, हिंदुस्तान सरकार भी और बाहर के मुल्कों की सरकारें भी इसको युद्ध स्तर पे, इसको युद्ध कह रही हैं कि हमारी जो महामारी से बचने की जो ये प्रयास हैं ये एक युद्ध की शक्ल में हम प्रयास कर रहे हैं जी। तो इसका जो फैलाव है इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके लिए अब तक जैसा कि हम मीडिया के माध्यम से और दूसरे विदेशों की खबरों से जान पाए हैं कि इस महामारी से बचने की आज तक कोई भी दवाई नहीं बनी है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति आज इस वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित है, मानसिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी, कि आगे आने वाले वक्त में इसका क्या रूप होगा, कैसे रोका जाएगा। तो जो कुछ भी आज तक सरकारों के प्रयास रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों के जो प्रयास रहे हैं और जो इसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि ये वो बीमारी है जो पैरों से चल के आती है जी। ये हवा में उड़ के नहीं आती, ये पानी के माध्यम से नहीं आती, ये सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलती है। और अगर हम ये संपर्क की जो सोशल डिस्टेंसिंग से चेन तोड़ देते हैं तो उससे ही इसका रोकथाम किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन इसको रोकने के लिए नहीं बनी। बहुत बड़ी बात की। अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं फिर बता दूं कि हमारा जो स्टूडियो है ये हर रोज 3 टाइम सैनिटाइज होता है, पूरी तरह हम इसका ख्याल रखते हैं, डिस्टेंस का भी। पूनिया जी, आपने बात की कि पैरों से चल के आती है बीमारी, हवा या पानी से नहीं, कि आदमी के थ्रू ये आ रही है और इतना भयंकर रूप इसने धारण कर लिया। हमारे हिंदुस्तान में भी 1 लाख से ज़्यादा इसके जो प्रभावित लोग हैं। और तो केंद्र सरकार या खासतौर पर हम मोदी सरकार की बात करें, मोदी जी की बात करें, वो उनकी इसमें क्या भूमिका रही है इसको रोकने में? देखिए, क्या संतुष्ट हैं आप? अभी किसी नतीजे पे पहुंचना इसलिए भी संभव नहीं क्योंकि अभी इसी महामारी की जड़ कहां से शुरू हुई है जी। और इसका फैलाव किस हद तक हो सकता है, ये हर सरकार, हर व्यक्ति इस बारे में सामंजस्य में है जी। तो मोदी सरकार ने जैसे ही इस बीमारी का पता चला, इस महामारी का कि ये भयंकर रूप लेने वाली है, तो हमारी मोदी सरकार ने तो बहुत और सरकारों से विश्व के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो उन सरकारों से पहले प्रयास लिए करने शुरू कर दिए थे। और लॉकडाउन करने का भी जो फैसला लिया गया वो मोदी सरकार द्वारा बहुत समय रहते लिया गया। आपके हिसाब से जो लॉकडाउन मोदी साहब ने या इंडियन गवर्नमेंट ने किया वो समय रहते हुए पहले बिल्कुल जिससे काफी बचाव पूरे दुनिया में हो रही है कि मोदी साहब इतने बड़े
जनसंख्या वाले देश के लीडर थे, और अगर इस इतनी घनी जनसंख्या वाले देश में इस बारे में फैसला लेने में देरी हो जाती तो इस बीमारी का, इस महामारी का जो स्वरूप था वो बहुत भयंकर हो सकता। ये तो रही हमारे केंद्र सरकार की बात। केंद्र सरकार लगी हुई है, निर्देश दे रही है, और केंद्र सरकार की अगर भूमिका की बात करें, मोदी जी इंटरनेशनल पटल पर भी उभर कर आए हैं, दवाइयाँ दूसरे कंट्रियों में भी मंगाई हैं हमारी। और वहाँ अगर दूसरे राज्य सरकारों की बात करें तो वहाँ का माहौल आपको ठीक लगा? नहीं, उसमें खासकर जो इस महामारी के चलते जो समस्याएं पैदा हुई हैं, अगर हम उन समस्याओं के बारे में देखते हैं और उनका जो विश्लेषण हम सुनते हैं, उससे ये बात उभर कर आ रही है कि राज्य सरकारों में उतना समन्वय नहीं बन पाया जी। इसका कारण एक ये भी है कि इस बीमारी के बचाव के लिए या बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं। वो प्रतिस्पर्धा की सिचुएशन में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, लेकिन बार बार दुनिया भर से ये मैसेज आता है, और मुझे ये बात कहते हुए मैं संकोच नहीं करूंगा कि अगर अमेरिका और कनाडा में देखें जी, तो वहां की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इस तरीके से इसमें अड़चन पैदा करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ट्रंप के बारे में जैसा आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में वो पूरे तौर पे एक स्थायी एक्सेप्टेबल प्रेसिडेंट नहीं रहे। उनके इलेक्शन में निर्वाचित होने के बाद ही बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ गई थी, लेकिन इस समस्या पे मैं देखता हूं कि अमेरिका में इस महामारी का स्वरूप क्या है, कितने लोग इस बात से प्रभावित हुए हैं, और मौतें भी सबसे ज्यादा अमेरिका में हुई हैं। लेकिन वहां की अपोजिशन पार्टीज ने इस महामारी के काल में ट्रंप के लिए गए फैसलों में कभी मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा अपोजिशन की हो या उसमें सकारात्मक भूमिका ना निभाई हो। आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में विशेषकर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी इतने साल सरकार में रही, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को वो चाहते हैं कि हम अपना वोट बैंक संगठित करें, और मैं समझता हूं कि इस स्टेज पे ऐसा करना तो एक बहुत जघन्य अपराध है, नहीं किया जाना। तो आप सीधा अपोजिशन को के रोल को ठीक नहीं मान रहे? क्या जो सरकार है उसका रोल ठीक है, अपोजिशन का तो रोल आपने निकाल दिया? नहीं, सरकार को भी और प्रयासरत रहने की जरूरत थी और है जी। और इस बीमारी के बढ़ते स्वरूप से और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या से और इस महामारी के खिलाफ निकट भविष्य में कोई भी समाधान सामने ना आने के कारण जी, मैं ये सोच रहा हूं कि सरकार को जितने प्रयास जी करने चाहिए थे उससे और ज्यादा करने की जरूरत है जी। दूसरे अपोजिशन पार्टीज को भी और दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलने की जरूरत है। इस बात पे डिस्कशन ना करें कि उन्होंने ये वादा किया था, ये नहीं कर पाए, ये बसें भेजनी थी, नहीं भेज पाए, यहाँ ये करना था, नहीं कर पाए। छोड़ दीजिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप अपना काम करें, आप अपनी लकीर लंबी खींचें और इस बात को अपनी वोट बैंक की राजनीति नहीं, सिर्फ मानव जाति के बचाव के लिए, हिंदुस्तान की इतनी भोली भाली जनता के बचाव के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपके हिसाब से अपोजिशन रोड़े अटका रही है, आपका यही अभिप्राय तो ये लगा मेरे हिसाब से आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन का जो पॉजिटिव रोल होना चाहिए था वो नहीं, मुझे सकारात्मक जो एक सोच होती है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास हॉस्पिटल कम है, मोदी जी कह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ हॉस्पिटल तो वाकई ही कम है, हम नहीं कर पाए और इस त्रासदी का हमें नहीं पता था कैसा भयंकर रूप मिलेगी, तो हम मोदी जी आपके साथ हैं। इस बारे में हॉस्पिटल बनाने के लिए और दूसरा स्टाफ के लिए जो भी जिस तरह की मदद चाहिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक
और हौसला अफजाई करने वाली है। पुनिया जी, अगर इसमें हम ये कहें कि जो सेंट्रल सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आप उसको 10 में से कितने के नंबर दें? क्योंकि आप एक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हो, कई जगह आपका अलग अलग जगह उठना बैठना है, एक सीनियर लॉयर हो, सब कुछ देखते हो, तो देखिए जहां तक तो केंद्र सरकार का सवाल है, उनको मैं 10 में से 8 नंबर देंगे जी। और अपोजिशन को 3 नंबर। 3 पास करेंगे, मतलब वैसे नहीं पास नहीं, वो ग्रेस मार्क के साथ। चलो, अगर हम अपने हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार का आप देख रहे हो कि खट्टर साहब लगे हुए हैं, तो खट्टर सरकार को आप इसमें कितना कामयाब मानते हो? देखिए जहां तक तो सवाल था कि इस प्रांत की आबादी का, हाँ जी, अगर यही संभालने का काम होता तो मैं समझता हूं कि खट्टर साहब अपने प्रयासों में कामयाब रहे। अच्छा। लेकिन हरियाणा जो स्टेट है हमारी, ये एक ऐसी जगह है, इसका भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुत से प्रांतों के लोग जी इसमें से होके निकलते हैं। ठीक। रेलवे का, रोड का, जी, ये गेटवे ऑफ इंडिया है हमारा जी, और हरियाणा जी। आपने दिल्ली या साउथ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो यू हैव टू पास थ्रू हरियाणा एंड अम्बाला। तो इस वजह से जो समस्याएं पैदा हुई हैं या नजर आ रही हैं या मीडिया में प्रसारित हो रही हैं, दिखाई जा रही हैं जी, वो समस्याएं मैं समझता हूं कि हमारे हरियाणा के अपने नागरिकों के वजह से नहीं है। ठीक। वो उसका कारण कहीं और है। इस पे भी हम बात कर सकते हैं जी, इस समस्या पे। वैसे सरकार, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ये महामारी को लेके कितनी जागरूक रही, कितना किसका लोगों के साथ इसका आपस में हो रहा, तालमेल रहा? देखिए मैं अम्बाला सर्कल सैनिक सभा जो एक ऐसी सामाजिक संस्था है जी, उसके पैटर्न के तौर पर एक सेवादार के नाते जी, मैं इस महामारी को एक प्रिज्म के माध्यम से देखता हूं कि जी, हमारी उस संस्था को इस महामारी के शुरू होने से पहले हमने प्रशासन से मिलकर के ये बूथ को समर्पित कर दिया था कि आप इसको किसी भी काम के लिए जी, उनकी इंस्पेक्शन हमारे पदाधिकारियों ने, मैं साथ था, जाके कराई। उन्होंने जब वहाँ का हॉल और वो दूसरी चीजें देखी, हालांकि प्रशासन को पहले से पता है लेकिन ऑफिसर बदलते रहते हैं, उन्होंने जाकर उसका इंस्पेक्शन करने के बाद इसको पाया और सरकार ने अपने प्रयासों के लिए उस जगह को चिन्हित किया और वहां पर पंजाब से आने वाले और दूसरी स्टेट से आने वाले बहुत से जो हमारे श्रमिक भाई हैं जो पलायन कर रहे हैं दूसरी स्टेट से अपने घरों में जाने के लिए, उनको ठहरने का इंतजाम किया। बहुत सुचारू रूप से हुआ और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि वहां से कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिससे मीडिया दिखा सके कि वहाँ प्रशासन की कोई कमी रही। दूसरी भी संस्थाएं हैं जैसे कि ये व्यास भवन सत्संग है, भवन है, वहाँ बहुत से लोग ठहरे हुए हैं। उसके अलावा दीवान बरादरी की विश्वकर्मा मंदिर की वो है, तो मोज धर्मशाला है, शांति देवी धर्मशाला है। इन जगहों पे जहाँ पे ये हमारे प्रवासी जाने वाले भाई ठहरे हुए हैं या उनको रखा हुआ है क्वारंटाइन में, तो वो जगह वहाँ मैं देख रहा हूँ कि सरकार के प्रयास, मैंने खुद जाके देखा है कि उनको खाना टाइम पे दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए डॉक्टर दोनों टाइम आके चेक करके जाते हैं और वहाँ सफाई के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के एक दरोगा या इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर पद का आदमी और उसके साथ 4 दूसरे लोग हर टाइम। आप एक पहलू बता रहे हो पुनिया साहब, मेरे हिसाब से आपने अपना सैन्य आश्रम ही देखा या आपने 1-2 भवन जरूर देखे होंगे जैसे आप बात कर रहे हैं, क्या आपने जीटी रोड पे चक्कर लगाया? यस। तो वहां का हाल नहीं आपने? मैंने देखा। देखिए वो जैसा आपने सवाल किया था कि क्या हरियाणा सरकार अपने नागरिकों के लिए जो उसने प्रयास किए हैं वो सही है, ये उस सवाल का दूसरा रूप है कि हमारी प्रांत में दूसरी स्टेट से आने वाले लोगों के प्रति जी
एज ए वेलफेयर स्टेट जी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। हम्म। देश के किसी भी भाग से चलने वाला व्यक्ति कहीं भी आके रुक सकता है, ठहर सकता है जी और वो यहाँ से आने जाने वाली चीजों को, रस्तों को प्रयोग कर सकता है। इसी तरीके से बाहर से आने वाले लोग, हमारा हरियाणा जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अतिथि को भगवान माना, हमारे अतिथि कोई आ ही गए, अगर देखिए दुख में सुख में तो सभी आते हैं, अगर कोई इस तरह दुख में आ जाए तो उसको हमने कितना वो किया, देखिए कंपनसेट किया या कितनी कुछ दुखियारी की हमने दुख सुना। मैंने सोशल मीडिया पे और कुछ हमारी जो इस बारे में जुड़ी हुई संस्थाएं हैं जी उनके लोगों से मैं संपर्क में रहा हूँ और विशेषकर विधायक जो हमारे हैं उन्होंने भी एक आसमान नाम से एक सामाजिक संस्था मेरा आसमान के नाम से, और हमारे मक्खन सिंह लुबाना जी ने जो प्रयास किए हैं जी और जो सिख कम्युनिटी ने अम्बाला के गुरुद्वारों में सेवा की है जी तो वो बहुत ही सराहनीय है। ये सरकार ने प्रेरित किया और लोगों ने आगे आकर सरकार की मदद की। इतना अच्छा तालमेल मुझे और मौकों पर नहीं दिखा जितना इस पे कोरोना। आपका ये कहना है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी या एनजीओ थी वो अपने आप नहीं जागी, उनको सरकार ने कहा कि भाई आओ तब वो नहीं, ये मेरा कहना नहीं है जी। लेकिन जब जैसे जैसे समस्या जागृत हुई और वो लोगों को भी ये लगा और सामाजिक संस्थाओं को भी ये लगा कि ये लोग जो खाने की वजह से, रहने की वजह से दिक्कत में है जी, तो कुछ लोग तो खुद भी आए और कुछ सरकार ने, जब मान लीजिए कि सरकार ने पंजाब से आने वाले श्रमिक मजदूरों को ठहरने का कहीं भी किसी भी संस्था में इंतजाम कर दिया जी, तो उसके बाद जब वो संस्था के लोग खुद अपने लेवल पे या दूसरी संस्थाओं से मिलकर उनके खाने का, रहने का इंतजाम के में जुड़ गए तो एक तरह से ये सरकार का और यहाँ के निवासियों का, संस्थाओं का एक इतना अच्छा तालमेल था कि जिसमें कहीं कोई कमी नहीं आती। मैं कल देख रहा था तालमेल है। मैं कल देख रहा था कि हमारे शराब के ठेकेदार हैं मिस्टर मित्तल जी, उन्होंने उनकी फैक्ट्री के पास से कुछ लोग जा रहे थे, जैसी हालत में आपने बताया उन्होंने सबकी मदद की। तो वो ऐसे आदमी हमारे शहर में हैं और ये बहुत हमदर्द लोगों का शहर है। और हरियाणा में तो ऐसा ही है कि जो हमारे घर आया पहले उसको खाना पानी और उसका रहने का इंतजाम करना, फिर उसकी बाद में समस्या सुनी जाती है। देखिए उसको आते हुए क्या तकलीफ हुई, वो किस रास्ते से आया और वो किस मजबूरी में आया। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ किस रास्ते से आया, आप कह रहे हो किस रास्ते से आया। देखिए बहुत सी लोगों को बहुत तकलीफ के रास्तों से आए जी, वो थोड़ा बयान करेंगे आप। हाँ, इसके बारे में मेरी पूरी संवेदना है उन लोगों से। ये 1947 की जो पलायन था जी, उसके बारे में सुना है हमने कि उस पलायन में देखा नहीं हमने कि बहुत से घर उजड़े, बहुत से लोग, लेकिन वो एक मजबूरी थी। वो मजबूरी थी, दो सरकारें बन गई, दो देश बन गए। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि ये जो श्रमिक भाई थे हमारे, ये लोग जैसे लुधियाना से चले, मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, दूसरे लोगों में जहाँ काम करते थे, कुछ देहात में भी काम करते थे, उन लोगों ने के पास एक संचार का माध्यम है, उनके पास, सबके पास एंड्रॉइड फोन है जी। और ये लॉकडाउन का जो 1 महीने का टाइम था, मैं जो समझ पाया उस समस्या की जड़ है, जो मूल है, मुझे लगता है कि उन लोगों को 1 महीने के उस लॉकडाउन के, 1.5 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में सिर्फ नेट का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के संपर्क में रहे जी। और उनको ये था कि हिंदुस्तान सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी हमारी मदद करेगी। और वो कई लोग, तो इनमें से मैं ये कह सकता हूँ कि 90% लोग अपने मालिकों को भी बिना बताए, अच्छा, अपने मालिकों को भी बिना बताए, क्योंकि 1 महीने के लॉकडाउन पीरियड में या 1.5 महीने के लॉकडाउन पीरियड में वो आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के बाद ये समझ पाए थे कि खाने पीने की समस्या तो नहीं है, लेकिन ये बीमारी जो है ये लंबी चलने वाली है, इसका समाधान, इसकी दवाई कोई नहीं है। तो इस दवाई को, इस बीमारी से सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा वही लोग जो एक दूसरे के
संपर्क में आएंगे, करीब होंगे। और सबसे ज्यादा संपर्क में आते हैं गरीब लोग जी। बड़े घर वाले बड़े घर में बैठते हैं, लेकिन वो संपर्क में आने के डर से उन्हें ये हो गया कि उन्हें कुछ मातृभूमि का पुकार, कुछ अपने माँ बाप की पुकार, अपने दूसरे स्टेट्स में रहने वाले जैसे बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, असम से हैं, नेपाल से हैं, मैं देख के आया हूँ कई संस्थाओं में कहाँ के लोग। लेकिन उनको जी मैंने अपने लेवल पे एक दिन 55 आदमी थे सैनिक सभा में जी, मैंने 55 के 55 से बैठ के बात की, पुलिस वाले लोगों के डीएसपी साहब के सामने बात की कि आप चाहते क्या हैं, आप आए क्यों हैं, आपने किसी अपने मालिक के खिलाफ जहां से आप आए हैं आपको कोई शिकायत थी, आपने कोई पुलिस में पर्चा दर्ज कराया कि मेरे को जबरदस्ती निकाला, आपने अपने मालिक के खिलाफ लिख के दिया कि मेरी तनख्वाह नहीं दी, वो ना दे करके वो यहाँ आकर के ये बात। आप सीनियर एडवोकेट हो, आपने बात की, लेकिन मैं आपकी बात से शायद सहमत ना हूं। एक चीज बताइए, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से आदमी बाहर निकले, आदमी क्या, बच्चे क्या, लेडीज क्या, शुरू की बात बता रहा हूँ। जहाँ पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब ने तो की पुलिस ने तो धे दनादन कई लोगों के बहुत चोटें लगी, डरते किस पुलिस के पास जाएं वो, वालिया साहब घर से कैसे निकले, किसके पास जाएं? ये लोग जो उन्होंने अपनी बता बताई, मैं अपनी तरफ से नहीं उनकी बताई हुई बात कर रहे हो कि मैंने भी सुना है, हम रातों को निकले और डरते हुए रातों को निकले, दिन में तो पुलिस नहीं उनको देखिए, जिस जगह कोई आदमी ट्यूबवेल पर किसी जिम्मेदार के ट्यूबवेल पर एक मकान में 5 लोग नौकर के तौर पे वहां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, अगर ये समस्या ना आती, देखिए ये कटाई का फसल का सीजन था, उसके बाद उनका असली कमाई का सीजन आना था कि जब ये धान की फसल उगाई जाती है और लगाई जाती है, प्लांटेशन में सबसे ज्यादा लेबर वो लोग करते हैं। तो जब उनको ये पीरियड सामने दिख रहा था, उन्होंने उस कमाई को भी इग्नोर कर दिया। वहां से वो 5 के 5 लोग उस जिम्मेदार के जिसके ट्यूबवेल पे रहते थे उसको बिना बताए चुपचाप खेतों के रास्ते, रेलवे लाइन के रास्ते या जीटी रोड के साथ एक 2 किला छोड़ करके वो डॉलों पर से चलते हुए आए। लेकिन जब ये एक प्रकृति का नियम है, जब भी कोई व्यक्ति अपने मूल से एक बार कदम बाहर उठा लेता है ना, फिर वो वापस जाने का उसका मन नहीं करता, उसकी आत्मा नहीं मानती। मुनिया साहब, ये तो एक पहलू आपने बताया कि कुछ मान लिया गांव के अंदर जो डेरों पे लोग शहरों में, मैं शहर की व्यवस्था आपको बता रहा हूँ, हमारे पास कैसेट्स हैं, हमने चलाई भी हैं, कुछ ऐसी थी जो हमने चलानी ठीक नहीं समझी। उसमें ऐसा है पुनिया जी कि जो आपने बात की कि औरतें, बच्चे छोटे कि मान लिया ट्यूबवेल पे, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे भी खेत रहे हैं, आपके भी हैं, कि वहाँ तो 8-8 10 भैये कह रहा हूँ मैं, हमारे जो लेबर है या हमारे साथी हैं, वो एक कमरे में ठहर जाते हैं, एक ही रूम होता है ना जी, बम्बी लगी हुई है उसमें, वहीं ठहर रहे हैं, खाना घर से आ गया, दे दिया। लेकिन कई ऐसी फैमिलीज, अच्छी फैमिलीज बिहार की, यूपी की, जिनके साथ बच्चे हैं, जिनके साथ उनकी घरवालियां हैं, जो रो के सुना रहे हैं कि किराए, हमारे पास किराया खत्म हो गया। ऐसे लोग हैं, मैं नहीं कहता जी कि नहीं होंगे, बहुत होंगे। हाँ, क्योंकि दूसरी प्रांत का रहने वाला आदमी जब तक उसका कोई स्थायी निवास अपना नहीं है, वो अगर किसी पर आश्रित है, तो वहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस ऐसी बड़ी त्रासदी में होना संभव है। चलो उनमें से मैं मानता हूँ कि 20-25% लोग वो भी होंगे, हाँ, जो इस तरह के ऐसे कंपेयर्ड सर्कमस्टांसेस में जिनको छोड़ना पड़ा। तो एक चीज पुनिया जी, आपने चलो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का या एनजीओस की बात की, ये बहुत अच्छा काम किया। क्या सरकारी विभाग भी इसमें योगदान में सफल हो रहे हैं या क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, सरकारी है, हाँ जी, मैं कहता हूँ कि हमें हेड्स ऑफ टू दीज, बिल्कुल हमारा पुलिस विभाग है, ठीक है, 3 बार जातियां करनी हुई दिखती हैं, मीडिया दिखाता है, लेकिन एक आदमी जिसकी 8 घंटे की ड्यूटी है, बिल्कुल, और उसको
16 घंटे तक एक जगह खड़ा रहना पड़ता है, जी। और वो उनको समझा रहा है कि जी। आप आपके हम रहने का, खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मैं आपको एक बात मतलब आज मैं अपने इस विचार को रोकना नहीं चाहता। नहीं, मैं कहना इसलिए चाहता हूँ ताकि उन भाइयों तक मेरी ये मैसेज पहुंचे। वो ये कारण है, इसीलिए हमने देखिए अगर जितने लोग सपोज हमारी सैनिक संस्था में आज के दिन 123 लोग हैं, आज भी आज 21/5/2020 को 122 या 23 लोग आज भी हैं वहाँ। ठीक। उनमें से 90 लोग तो बिहार से हैं जी, कुछ लोग रांची से हैं, जी। कुछ लोग असम से हैं। उन लोगों को अगर ये कहा जाए कि जब तक आपका कोई समुचित समाधान नहीं होता आपको यहीं रहना है, ये लोग कौन है कि उनको हमारा पुलिस प्रशासन जो रेलवे लाइन के जरिए या खेतों में से होके आ रहे हैं और यहाँ शंभू बॉर्डर पे या कहीं और जहाँ उनका इंटरेक्शन पुलिस से हुआ, वो उनको घेर के लेके आते हैं कि आप आराम करो। जब आप अपने पर्टिकुलर्स दो, आपकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। और मैंने देखा है कि अम्बाला सर्कल सैनिक सभा से कितनी बसें गई हैं जी। वो प्रशासन की, सरकार की, इदारों की ही कल भी गई हैं, कल भी काफी बसें और गई। उनको अश्योरेंस दे रखी है। लेकिन अगर उन लोगों को ये कहा जाए कि अब आप काम करने के लिए सीजन है कि आपको हम अम्बाला में काम दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमने तो अपने घर जाना है। ऐसी स्थिति में फोबिया हो गया कि एक बार घर बस अब क्यों, उसका कारण बीमारी की लंबा होना और इसकी कोई वैक्सीन ना होना। लोगों को एक मनोदशा ऐसी हो गई है कि मरना तो है, इस बीमारी से कहीं भी मर सकते हैं। तो अगर हम इस बीमारी से मरेंगे, अपने घर में मरेंगे, अपने देश में, अपने प्रांत में, अपनी वजन भूमि पे जाके करेंगे, तो शायद हमारा वो जो संवेदना उन लोगों को है शायद ये नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ के लोग, पंजाब के लोग तो इस बात के लिए जाने जाते हैं, हरियाणा के लोग इस बात के लिए जाने जाते हैं। और जैसा आपने बताया कि जो मेरे भी नोटिस में आया कि सैनिक सभा के ऊपर वाले कमरों में जो सेपरेट रूम्स हैं उनमें प्रेग्नेंट लेडीज को रखा जी, वो क्यों आए और उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की, वो हॉस्पिटल जाके क्यों नहीं दाखिल हुए, वो क्यों एक खेत के खलिहान के रास्ते से आ रहे हैं। ये सिर्फ उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हमने घर जाना है, हमने किसी भी कॉस्ट पर, चाहे हमें खाना मिले, चाहे हमें पैसा भी दें, हमें रहने की जगह भी दें, हमने यहाँ नहीं रहना। पूनिया जी, ये तो बहुत बड़ी एक दिक्कत पूरे हिंदुस्तान में आ रही है कि हर एक ये सोच रहा है कि मैं अपने घर पहुंचूं। मान लो आपके या हमारे या बच्चे विदेशों में भी पढ़ रहे हैं जिनके उनको भी ये होता है कि हमारे बच्चे घर पहुंच जाएं, पढ़ा स्टडी ऐसी तहरीम आ गई या कुछ भी है, भाई हमारा परिवार एक बार इकट्ठा हो जाए। सभी हिंदुस्तानियों के, हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर ये चल रहा है। वालिया साहब, मेरी बिटिया बॉस्टन में है जी, पहले उसका 3 या 4 दिन के बाद फोन आया करता था, अब उसका दिन में 2 बार फोन आता है। अगर उसका शाम को फोन ना आए तो मेरे पिताजी पूछते हैं कि बेटी का फोन क्या हाल है, क्या हाल है। वो जो फोन का संपर्क है कि अगर आज उन्हें वहां की सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो विड्रॉ कर ले, उनको थोड़ा सा वो लगे और यहाँ की बातें खिंचाव में वो चाहे उनको किसी भी पोस्ट पे आना पड़े, अगर उनसे पूछा जाए कहाँ जाओगे, वो कहेंगे हिंदुस्तान जाओ। पूनिया जी, मैं यही बात जो आपने बहुत बड़ी बात की, अगर हमारी सरकारें भी, जैसे आपने कहा हमारी बिटिया है वहाँ पे कि सरकार उनको पूरी फैसिलिटीज दे रही है, कहीं ना कहीं पूनिया जी कुछ ना कुछ कमी जरूर है जो सारे एकदम के अभी चलना है, अभी चलना है, अभी चलना है। ये एक भेड़ चाल शब्द अच्छा नहीं लगता इस बात के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि इमोशनल एक चीज इसमें और जोड़ूंगा मैं, जैसे पूनिया जी हम सारे हिंदुस्तानी हैं, अलग अलग हमारे धर्म हैं, कई धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं तो इन्हीं को कहते हैं कि सभी गुलदस्ता है हिंदुस्तान। लेकिन बीच में जैसे तबलीगी आ गए थे या कई थोड़े से दिन पहले कि नदेड़ साहब से सिख संगत आई थी, वो इस तरह की जो बातें बीच में उठती हैं,
वो नहीं टीसी पहुंचाती? बिल्कुल पहुंचाती है। वो अगर आप उसका मूल देखें, हाँ, उसका कारण भी तो यही है उस पे कोई बात करेंगे कि आप? देखिए जो तबलीगी जमात का वो इतने वहां बैठे इकट्ठे होकर के वो एक उन्होंने बिना इंफॉर्मेशन सरकार को दिए, ये उनके पार्ट पे गलती थी। और इतने लोगों का इकट्ठा होना, सरकार ने नोटिफाई किया हुआ था कि 5 या 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू लॉकडाउन में तो वो निकलते कहाँ हो? तो देखिए उन इंफॉर्मेशन देते, उन्होंने इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी, और उनमें से अगर एक कोरोना ग्रसित था तो उसकी वजह से वो ज्यादा लोगों में फैल गया, और फैलने की वजह से एक महामारी का रूप ले गया, और वो पूरे शहर के लिए, एक समाज के लिए, एक बरादरी के लिए, एक कौम के लिए एक समस्या का के रूप में उभरी। यही बात हमारे सिख समाज के कुछ लोग नदेड़ साहब में बिल्कुल ठीक थे, वहाँ टेस्ट करा के भेजे वहाँ से, वहाँ ठीक थे। वो उनमें से कुछ लोगों ने आके बताया, माना भी नहीं चाहते थे कि हम ठीक जगह बैठे हैं, लेकिन राजनीति, कुछ राजनीति पहलू रहे, कुछ और बातें रही, वजह कोई भी रही हो, लेकिन एक खिंचाव तो होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आप अपने घर से भी आप टूरिज्म के लिए भी चले जाएं, 5 या 10 दिन से ज्यादा आप बाहर नहीं रह सकते, आपका उतावला होगा कि मैं अपने घर जाऊंगा। और यही बात इन बेचारे श्रमिक भाइयों के साथ हुई कि ये उस एक लॉकडाउन के पीरियड में मानसिक तौर पे इतने ग्रसित हो गए कि इनको कुछ भी चीज आपके आगे रखा हुआ खाना नहीं अच्छा लगता। जब तक आपको, अगर आपके दिमाग में एक बार अपनी मातृभूमि का या अपने जन्म स्थान का विचार आ गया, तो अगर आपके पास 2 पैसे हैं, समर्थ है, और आपके बीवी कहे वो बीवी भी अपने माँ बाप को मिलना चाहती है जी, हस्बैंड भी अपने माँ बाप से मिलना चाहता है, उन दोनों ने अगर विचार बना लिया, बच्चों की तो मजबूरी है उनके साथ चलना। एक चीज पूनिया जी, जो आपने बात और मैं अपने व्यूज को रखूं, कुछ हमने दिखाई भी थी डॉक्यूमेंट्स, और हमारे अम्बाला के विधायक ने, असीम गोल जी ने, या हम बात करें अनिल विज जी की जो मिनिस्टर हैं गृह विभाग, उनके पास है सारा, तो उन्होंने 3-4 दिन से हम दिखा रहे थे लोहगढ़ का एक इंस्टांस में बताऊं, 500-600 लोग, जिसमें लेडीज ज्यादा थी, बच्चे ज्यादा थे। लोहगढ़ के जो वहाँ के जिमीदार हैं या मलकीत सिंह नाम है, उन्होंने अपने खेतों में उनको रोक रखा था। उन्होंने बताया कि वहाँ लेडीज की समस्या थी, हमसे भी जो बन पाया हमने की वहाँ जाके, और विधायक साहब ने फिर उनके बसों का भी इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम समाज सेवी संस्थाओं ने किया। मैं वहाँ का वाकया आपको बताऊं, लेडीज जो हमें मिले सर, उन्हें सन बर्निंग हो रहा था, उनके शरीर यहाँ से बाजू, ये चीज सारा, ये पीछे पीठ जली हुई थी। बच्चों के पेट जैसे उन्होंने कपड़े उठा के हमने दिखाए हैं वो, तो उनके सारा शरीर जला हुआ था, बहुत हृदय विदारक, और पाम के अंदर इतने छाले थे, और लहू मिस रहा था। मैंने सोशल मीडिया पे वो फोटो देखी हैं, वो फोटो देख के तो रोना आता है कि हम, अगर हम वो सारी ऐसी विचलित करती हैं कि मानवता के आधार पे वो दिखाई नहीं गई, हमने नहीं दिखाई वो फोटो है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये जो दर्दनाक सीन, देखिए दोनों तरफ से उनकी मजबूरी थी चलने की, और सरकारों की जिनको आश्रय देने की थी वो वक्त पे नहीं दिया गया। देखिए पंजाब सरकार, अगर इसमें हम सल्यूट करेंगे अनिल विज जी को, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, अगर वो पुलिस को निर्देश ना देते, हरियाणा पुलिस को, कि भाई इन पे लाठीचार्ज नहीं करना या इनको नहीं बुलाना, चलो पुलिस की भी अपनी मजबूरी होती है, जैसे आपने कहा कि ड्यूटी में इतने, क्योंकि पंजाब पुलिस वाले उनको डंडे मार मार के इधर भगा रहे हैं, और यहाँ से फिर इनको आपके सामने ही ये एक त्रासदी है, सच्चाई है, ये एक ऐसा कड़वा सच है जी, जो हम जैसे लोग बैठ के घरों में इस पर अगर मंथन करें तो सच्चाई बाहर ये भी आती है कि दिल्ली में जो भीड़ है, महाराष्ट्र में, मुंबई में जो भीड़ है जी, लुधियाना में जो भीड़ है जी, वहाँ की सरकारें ये चाहती हैं कि उसको मैनेज करना जो बढ़ती भीड़ के साथ, जनसंख्या के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो दूसरे के गले में डाल, हाँ, एक ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में बदलने की, जैसे अमूमन हमारे पुलिस के चौकी होती है, वो कहता है ये मेरे चौकी का केस नहीं है, उन्होंने हाँ, इसी चक्कर में वो कहते हैं भाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था।
ऐसा हुआ क्योंकि वो भारतवासी हैं और ये हम भारत देश के हिस्सा हैं, उनको जहाँ थे वहीं रखा जाना चाहिए था। और जब तक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता था, मुझे ये भी लगता है कि मोदी जी को भी और राज्य सरकारों को भी ऐसी कुछ उम्मीद थी कि ये लॉकडाउन के 1 महीने के पीरियड में या इसको थोड़ा बहुत बढ़ाने को उसको संभाल लेंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा गरीब तबका है जो अंदर ही अंदर बैठे एक विचार पका रहा है अपने अंदर, और वो विचार अपने पिछड़ों से मिलने विस्फोट टाइप वो उसको संभालने में देखिए सरकारें मदद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। तो भी कर रहे हैं। इसमें एक चीज बताइए, देखिए सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए मैं एक बात करना चाहूंगा, मैं उन श्रमिक भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय दें। देखिए अगर एक गाड़ी में 1200 जा सकते हैं जी, और अगर वहां स्टेशन के सामने 5000 लोग पहुंच जाएंगे तो इसमें प्रशासन भी फेल, प्रदेश भी फेल, सेंट्रल सरकार भी फेल का नारा सामने नजर आता है। मेरी उन लोगों से अपील है, मैं ये वो लोग सोचे बैठ के कि देखिए गलती ये नहीं उनको आह्वान करके, सरकार तो कह रही है रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिसका नंबर आएगा उसको घर से बुलाएंगे, मोबाइल पे भी फोन करके बुलाएंगे। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लो एक खेत में आग लगी हुई है, हम और आप हम नहीं जानते हम दोस्त हैं कौन है, 5-7 लोग इकट्ठे हैं और सामने जो एक गाड़ी खड़ी है उसमें सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते हैं, हम वहाँ 8-10 इकट्ठे हो गए कि भाई इसमें पहले 2 को छोड़ के आएंगे, इतने फिर बाद में आएंगे, फिर देखेंगे, हर एक को ये हो गया कि ये बीमारी मुझे ना लग जाए, मैं ही जल्दी घर पहुंचूं। और इसी डर में वो बीमारी को ज्यादा पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर 1200 जाने और वहाँ 5000 इकट्ठे हो जाएंगे तो बाकी जो 3800 लोग हैं वो लोग तो उनमें से एक बीमार हुआ जी, और वो 5 घंटे वहाँ बैठे तो वो तो सैकड़ों आदमियों को बीमार कर देते। एक चीज पुनिया जी और जो मैं आपसे, क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हो, इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सरकारें बहुत बढ़िया कर रही हैं, हरियाणा पुलिस भी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है जहां तक उनसे बन पा रहा है, इसमें वकीलों की या अदालतों की भूमिका क्या है? ये तो बिल्कुल मौन चुप, जैसे वैसे तो मोशन अपने आप ही ले लेती हैं सरकारें और ये अदालतें इतना कुछ देख रही हैं, सब कुछ हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, तो सरकार आपकी अदालतें या हमारे वकील भाई खामोश से, या इन्होंने भी कुछ मदद की लोगों की? वालिया साहब बहुत अच्छा सवाल किया, ये दुखती नब्ज को दबाया आपने कि हमारा भी बतौर वकील और एक ये चौथा पाया जी, है जुडिशरी जो है मजबूत पाया है हमारे लोकतंत्र का, उसमें इसका जो रोल है वो रोल खूब ही निभाया जाता है। क्योंकि देखिए इस बीमारी का समाधान सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, अगर अदालतें उसी तरीके से काम करेंगी जैसे करती रही थी जी, तो मैं आपको बताता हूँ अपने तजर्बे से कि अबाला कचहरी में अमूमन हर रोज 8000 से लेके 10,000 तक लोग उस छोटे से प्रेमिसेस को विजिट करते हैं जी, जिसमें कम से कम 1000 गाड़ियां आती हैं हर रोज जी। अगर ये ना रोका जाता जी, ये सोशल डिस्टेंसिंग रखने का एक सही तरीका था कि आपके केस में कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा, आपके केसों को तब तक अर्जेंट कर दिया जाएगा और आपकी सुनवाई अगर आप बहुत अर्जेंसी है तो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, हमारी हाई कोर्ट बहुत सबलता से काम कर रही है इस बारे में जी। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि हमारी अदालतों में और एक बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना कि ट्रेजेडी से अपॉर्चुनिटी निकलती है, वो निकला है। वो क्या है कि हमारे यहाँ सेंट्रल जेल में बहुत से लोग बंदी थे जी, ओवर क्राउडेड हो रही थी हमारी जेल और छोटे छोटे पैटी ऑफेंसेस में थे जी। और इस महामारी के फैलने से अगर खुदा न खास्ता सेंट्रल जेल में जहाँ 3000 लोग बंद हैं और वहाँ 1 लोग संक्रमित हो जाए तो वो बहुत भारी फैलाव कर सकता है। उस चीज को देखते हुए उन छोटे पैटी ऑफेंसेस के सारे लोगों की पैरोल पे छोड़ दिया गया, कुछ को बेल पे छोड़ दिया गया, कुछ को पर्सनल बॉन्ड्स पे छोड़ दिया गया, कुछ लोग ऐसे थे और सीरियस ऑफेंसेस में
इन उनकी सजा माफ कर दी? नहीं, हाँ। सजा नहीं। देखिए, जिसकी तो सजा, उसको पैरोल पे छोड़ दिया जी। जिसकी सजा चल रही थी कि आप घर जाएं और जब जरूरत होगी, एक समय सही आएगा, आपको वापस बुला लिया जाएगा फॉर कंप्लीटिंग योर रेस्ट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। जी। जो कुछ लोग थे जो छोटे पेटी ऑफेंसेस में ट्रायल के दौरान जेल में थे, हाँ जी। उनको इस बात पे छोड़ दिया गया कि जिस दिन ये लॉकडाउन की स्थिति साफ हो जाएगी, उसके बाद हम आपको नोटिस देके बुलवा देंगे और आपके केस की कार्रवाई वो की जाएगी। कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जिनमें छोड़ा भी जा सकता था, उनमें अदालतों ने अपने लेवल पे ये फैसले भी लिए हैं, वकीलों की हाजिरी के बिना भी लिए हैं। तो उससे ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला ही काम में, और जहाँ तक हमारे वकीलों का सवाल है, देखिए हमारे वकील साहब चाहे यहाँ के हों, हाई कोर्ट के हों, हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे वकीलों का बहुत बड़ा योगदान है। ये वो प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, जिसके लोग कोई भी आपत्ति समाज में आती है और कोई समस्या जागृत होती है तो वो हमारे साथ सीधा कंसर्न होता है। हमें हमारा क्लाइंट या सोशल मीडिया से हमें पता लग जाता है और हम अपना सहयोग करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान में क्या आप समझते हैं कि हम वकीलों को कोई आमदन इनकम हो रही है? कहीं से भी नहीं। लेकिन इनकम किसको नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को इनकम नहीं हो रही। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो हमारे छोटे भाई जो श्रमिक लोग ये सोच के चल दिए कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, पेशेंस रखिए, अपने सरकार पे और अपने साथियों पे, अपने मालिकों पे थोड़ा सा भरोसा रखिए, कुछ तालमेल बनाइए और उससे ही समाज चलता है। पूनिया जी, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे जब हमने कल ये अनाउंस किया कि सीनियर एडवोकेट दलजीत सिंह जी पूनिया हमारे स्टूडियो में आएंगे, कई हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि मैसेज पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाता है, फिर बातचीत नहीं होती। कई जो आपके हम हिंदी भाषा में बात करें, मुंशी जो आपके क्लर्क होते हैं, उनका ये मर्मिक सा मेरे पास मैसेज कल कई फोन आए कि पूनिया साहब से या जो आपके प्रधान हैं अब जैन साहब, उनसे रिक्वेस्ट करो पूनिया जी से बात करना कि कुछ ना कुछ कहते हैं कि ना हम किसी को कह सकते हैं कि हमारे घर में राशन नहीं है, ना हम किसी को ये कह सकते हैं कि बच्चे की फीस नहीं है, या ये नहीं कह सकते बिजली का बिल देना है या किराया देना है मकान मालिक का, वो पीछे पड़े हुए हैं किराया दो मकान मालिक। बिल्कुल कहते जी हमारी किस तरह मदद हो सकेगी, ये जरूर पूछें। देखिए, पर्टिकुलर ये जो क्लर्क हैं आप, जो मुंशी जिसको हम मानते हैं, या कई वकील भी ऐसे हैं जो हैं मैं आपका आशय समझता हूँ। मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता। नहीं, जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल एक समस्या के साथ हर समाज के तबके से जुड़ी है और हमारे प्रोफेशन के साथ भी, जो हमारे साथ संलिप्त हैं लोग हमारे काम में और जो अच्छे टाइम में थे, अब वो इस पूरे टाइम में भी हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए, हमारे प्रधान जी ने हम वकीला साहबान के लिए तो पिछले 3 महीने का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो यूज चार्जेस होते हैं वो माफ़ कर देंगे कि किसी से नहीं लिया जाएगा। वॉलेंटरली कोई देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन नहीं देंगे। उसके अलावा कुछ हमारी बार काउंसिल ने कुछ वकीलों को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको कोई ना कुछ माली हालत भी दी गई। उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी ये फैसला लेने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं, उनमें नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। जहाँ कहीं भी कोई ऐसी बात पाई जाएगी, हम कुछ लोग हैं मिलके किस्मत में बिल्कुल भी योगदान देंगे और हमारे क्लर्कों और उनका, वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको तो जैसे मैंने अपने बेटे का ख्याल रखना है उसी तरीके से हमने नहीं, आप तो रख सभी तकरीबन अम्बाला में ये शिकायत बहुत कम आपके पास पहुंची होगी। ये जरूर है, कहीं ना कहीं समस्या रहती है, समस्या है और वकीलों की भी है। और ये साथ ही साथ मैं फिर नाम नहीं लूंगा, ये आया कि पूनिया जी से कहना कि पूनिया जी एप्लीकेशन की जगह फोन पे नहीं बात हो सकती है, एप्लीकेशन मिसयूज होती है बाद में। एक लिख के देना कि मुझे ये चीज चाहिए।
कि आज तो चलो भावुक हो गए, नहीं, ले ली, बहुत साल अच्छा। 2 साल बाद देखिए, वो बहुत एप्लीकेशन अच्छा सजेशन है, बिल्कुल ठीक सही है। मैं प्रधान जी से भी और जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें बात करूंगा कि अगर किसी भाई का जी फोन आता है हाँ। वो समस्या में है तो जाके देख लो, एप्लीकेशन भी ना देखना भी नहीं है, हाँ। देखना भी नहीं है। अगर हमारा भाई है यार, हमें पता है वो हमसे किसी दिक्कत में है, हाँ। तो हमारा फर्ज है उसको मदद करना। कि मेरा ये कहने का Yes. जैसे कोई मैं वकील भाई मैं को ये बात ये कहते हैं ना भी मैं नाम disclose नहीं समस्या करना से नहीं, चाहता। जरूरत नहीं, हाँ। समस्या से ही सवाल सवाल निकलता है, निकलता है। सवाल निकलता है, अपने सवाल का समाधान भी निकलेगा। हम्म। और मैं आज ही प्रधान जी से भी बात करूंगा कि कुछ जो कोई ऐसा व्यक्ति है वो जो तकलीफ में होगा वही फोन करेगा, हर एक हाँ, हर आदमी एक फोन नहीं आदमी करेगा। कर अगर वो सकता। फोन कर रहा है तो मैं जरूर अपनी तो संस्था के लिए पूनिया जी, कल से जब हमने स्ट्रिप चलाई थी कि ऐसे आपका लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे, हमारे पास 23 फोन जो एडवोकेट्स और जो आपके मुंशी थे उनके इसी संदर्भ में आए हुए थे कि जरूर ये बात करना। किराए की वो प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा बता रहे हैं कि मकान मालिक तंग कर रहे हैं, कि उनको कहा भी है, लेकिन चलो हम अपने संस्था के लेवल पे इस मामले को बिल्कुल टेकअप करेंगे। हाँ। और एक चीज और पुनिया जी, ये तो चलो वही बात आप एडवोकेट्स की, जैसे बाहर और संस्थाएं मदद कर रही हैं, काफी कुछ कर रही हैं, बार एसोसिएशन ने भी आपके कुछ किया है? यस, बार एसोसिएशन की तरफ से भी आपको शायद पता होगी ये बात कि विधायक जी ने सीएम फंड में कुछ राशि और कुछ चेक्स कई लाख के कई बार दिए, डिपॉजिट हुए। उनमें हमारे वकीलों की संस्था से जुड़े लोगों के भी ज्यादातर लोगों के फाइनेंशियली तौर पे बिना नाम बताए जी। किया गया है। और मैं अपने लेवल पे मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी जी और जितनी भी समाज की संस्थाएं हैं, अब 12 सर्कल सैनिक सभा की तरफ से 1 लाख रुपया हमने सीएम फंड में दिया। उसके अलावा वो फंड हमने 12 सर्कल सैनिक सभा के फंड से नहीं, वो उसमें 10-11 लोग हैं हम जिन्होंने अपने इकट्ठे किए और आपस में वो 1 लाख रुपया इकट्ठा करके हमने सैनिक सभा के फंड को इस्तेमाल नहीं किया। सैनिक सभा का प्रांगण तो समाज के लिए खुला है, वहाँ का फंड तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें पुनिया साहब अगर हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं कि जैसे किसान हैं, कामगर हैं, आम डेली काम करना, जैसे कुआं खोदना और तभी पानी पीना, इन लोगों के 1 मिनट में आप क्या बात रखेंगे? देखिए, प्रशासन तक या हमारी सरकार तक? मैं तो प्रशासन से भी यही अपील करूं और अपने भाई लोगों से भी जो अम्बाला जिला के निवासी हैं कि अगर आपके पड़ोस में आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसकी मदद करें। कल मुझे किसी काम के लिए लेबर की जरूरत थी जी। मैं चौक पे आया, मुझे 2 आदमी की जरूरत थी, मैं सही बात था मैं 4 लेके गए, ये सोच के कि इन 4 लोगों को काम कम से कम काम तो काम मिलेगा, ये अपना जीवन यापन चलाएंगे। और उनमें बाद में पता चला उस टाइम में कि उनमें एक मुस्लिम भाई था। रोजा हुआ। यस, जब ये बात पता चली तो मैंने उसको, भाई हम इस समाज से हैं, खाना और कुछ भी चाहिए। हमारे पड़ोस में एक और मुसलमानों का परिवार रहता है, जब उसको पता चला उसने उसके ईद की शाम को उन्होंने उसको कुछ गिफ्ट दिए। तो ये देखिए, मैं ये बात क्या कर रहा हूँ कि समाज नहीं निगलेक्ट करना चाहता, नहीं निगलेक्ट करना चाहता, लेकिन उन लोगों की मजबूरी है, वो अपने घर से जहाँ रह रहे थे उस बसेरे से चल पड़े हैं, अपने स्थायी पते पर पहुंचना चाहते हैं। ये बीच के जो सफर का जो दिक्कतें हैं ये वैसे ही हैं जैसे आदमी पैदा होता है और उसमें एक मोक्ष प्राप्त करना होता है, उसके बीच का जो सफर है उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। पूनिया जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि जैसा आपने बताया कि कल जैसे आपको 2 मजदूरों की जरूरत थी, आप 4 लेके गए, उनमें एक माउंटेन था। इसी का एक जिंदा उदाहरण मैं आपको 2-3 दिन पहले अम्बाला शहर में
कलाल माजरी में, अम्बाला शहर की कलाल माजरी सभी जानते हैं, आलूवालिया मोहल्ला, वहाँ पे हमारे आलूवालिया मोहल्ला में सिर्फ एक परिवार है मुसलमानों का, जो मेरा छोटा भाई वहीं रहते हैं। उन्होंने बताया वहाँ पे महेशानंद जी बहुत मशहूर पंडित हुए हैं, अम्बाला के विद्वान हुए हैं। उनका बेटा है सुमन पांडे जो उसी गली में रहते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जो मोमडन परिवार है वहाँ, उनके 15-20 लोग हैं और वो रंगाई का काम करते थे। हो सकता है कि जैसे तो मोहल्ले वालों ने ही इकट्ठे हो गए, पंडित जी ने सबसे पहले इंसेंटिव लिया। हमारे सुमन पांडे जी को हम सल्यूट करते हैं। मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होके उनको, जैसे शाम को होता है, उनको कहते कुछ खजूरें, कुछ सेब, कुछ वो दिए। भाई साहब वालिया जी, ये तो हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा है, ऐसा ये जड़ है, ये जड़ है। देखिए 3री सदी से हमारे हिंदुस्तान पे बाहर के आक्रांतों के हमले होने शुरू हुए। तब से लेकर के 1947 तक का जो दौर था, इस दौर में इस देश ने बहुत क्या खोया, क्या पाया, पाया कहाँ, खोया, बहुत खोया। लेकिन ये यहाँ के लोगों का समर्थ था कि उन्होंने हर टाइम, हर आदमी के लिए, फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी, एक लूट के चला गया, दूसरा फिर लूटने आया, उसके लिए फिर दरवाजे खोल दिए। लेकिन उनको घर तक छोड़ के भी है, नहीं वो तो फिर औरतें भी चढ़ाई और पूरा उस टाइम जब ये महसूस हो गया, पूरे देश ने ये महसूस कर लिया कि कब तक लूटते रहेंगे। चूंकर अज हमा हिलते दरगुजस हलालस बुदन बाशमशीर दस्त, ये भी हिंदुस्तान गुरु गोविंद सिंह जी से के उसी वक्त से उठाई हुई। शिवाजी रहे महाराणा प्रताप आए, गुरु गोविंद सिंह जी आए, ये वो अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के शख्सियतें थी जिन्होंने इस हिंदुस्तान के मार्गदर्शन किया। और इसमें पुनिया जी, अगर हम अपने अम्बाला की बात करें, आपने फिर भावुक सा टॉपिक छेड़ दिया। माँ अंबिका के नाम से अम्बाला बसा है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के चरण छू प्राप्त है। यहाँ पे जैनी गुरु, एक से एक संत, जैनियों के संत। यहाँ पे महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी, यहाँ पे ज्ञानानंद जी, यहाँ पे वीर जी की कुटिया, निर्मले संतों की कुटिया। आप देखिए यहाँ पे अपने हमारे वाल्मीकि समाज का सबसे पहले मंदिर 1905 के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, अम्बाला में बना था। यहाँ तो भाईचारक शांति शुरू से थी। मैं तो पहले ही अपने उद्बोधन के शुरू में ही कहा कि अम्बाला एक ऐसी जगह है जी कि यहाँ तो जो आया उसका मन लग गया। और क्योंकि ये धार्मिक लोगों से जुड़ी हुई धरती है जी, तो और आप जैसे यहाँ, और आपको अम्बाला के बारे में हम क्या बताएं, आपने तो इतिहास लिखा है अम्बाले का, आपने तो इसकी जड़ तक कहाँ से क्या शुरू हुआ है और कब से हमारी संस्कृति है, कितनी सरस्वती नदी, सरस्वती माँ यहाँ कदम चूमती निकलती थी। आपने बहुत उस बारे में बहुत रिसर्च किया है, आप उस बारे में तो बधाई के पात्र हैं कि अम्बाला के बारे में आपने बहुत लोगों को जागरूक किया। पुनिया जी, हम बात कर रहे थे, फिर वापस मुद्दे पे लास्ट, क्योंकि घड़ी अपना स्वरूप दिखाती है। कोरोना महामारी, इसको नकारात्मक ले रहे हैं हम कि ये हो भी जाएगा, वो हो जाएगा। एक आपने फेसबुक पे बहुत बढ़िया, आज से कोई महीना पहले आपकी कुछ चंद लाइनें आई थी, जो शायद मुझे कि ना कोरोना या कुछ ऐसा था, वो हमारे व्यूअर्स को आधा मिनट में बताएंगे क्या था? देखिए, इस बात को लेके मेरे एक जगह ने विचार किया, मंथन करते हुए मेरे सामने ये बात आई कि इसका नाम है इस महामारी का कोरोना। जी, कोरोना। तो हर चीज में जैसे कोरोना, ये काम कोरोना, ये भी काम कोरोना, बच्चा पैदा हुआ इसको स्कूल में दाखिल करो ना, इसको पढ़ने के लिए भेजो ना, इसकी शादी करो ना, इस जैसे कोरोना 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 ही चल रहा था। और जैसे महामारी ने उस बात को पकड़ लिया कि ये तो कोरोना कोरोना मेरा नाम लेके ही बुला रहे हैं, और ये महामारी आई, और इसका मूल मंत्र भी इसी के विपरीत मंत्र में छुपा हुआ है। मैंने उस लेख में ये थोड़ा सा जिक्र किया है कि अब स्थिति वो आ गई है कि कोरोना के वजह से ये आ गई हमारे बुलावे पे, लेकिन इसको वापस भेजने के लिए अब ना करो, अच्छा ना करो। अब किसी के घर ना जाओ, ना करो, किसी से मिला ना करो, मंदिर गुरुद्वारे जाया ना करो, आपस में मिलवर्तन कम करो, ये भी ना करो, ये भी ना करो।
वो भी ना करो। ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? जी हम एक दूसरे से दूर रहें, हाथ ना मिलाएं, ये एक दूसरे के संपर्क में ना आए, हाथ धोएं बार बार। तो ये जो है ये ना करो में ही आता है कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना जो अब तक करते रहे। और इसका सकारात्मक जो आपने बात की, हाँ, कोई प्रभाव इसका देखिए सकारात्मक प्रभाव तो मैं अपने घर में ही देख रहा हूँ और मैंने पड़ोस में भी देखा है कि जो लोग कहा करते थे मुझे हाइपरटेंशन है, मैं ये दवाई ले रहा हूँ, वो दवाई ले रहा हूँ, मुझे मेरा बच्चा घर नहीं आता, अब सबके बच्चे घर में अपने साथ बैठे हैं, सबके मन टिके हुए हैं, अच्छा सादा खाना खा रहे हैं घर में बना हुआ, बाहर की पकवान और वो दूसरी चीज़ें दूषित वातावरण वाली चीज़ें नहीं आ रही। हम 50 रुपये लीटर वाला दूध पी रहे हैं घर में, हम वो 70 रुपये लीटर वाली जो कोल्ड ड्रिंक है वो नहीं पी रहे हैं। और मैगी और दूसरी चीज़ें जिनसे हमारा ये पाचन खराब होता है और हमारी जो ये शक्ति है उसमें वो लड़ने की वो कमज़ोर होती है। अब मेरा ख्याल तो हमारे घरों में तो सबके वो काढ़ा जो आयुर्वेद के माध्यम आयुष विभाग के माध्यम से बताया जा रहा है, मैं तो गलोई का और ये अश्वगंधा का दालचीनी और सौंफ आदि का मिला के काढ़ा बनाया हुआ है, अक्सर हम सारे घर वाले पीते हैं। तो इसका ये जो सकारात्मक रूप है कि आप अपनी मूल पे जुड़ने लगे, आप अपने परिवार के साथ इकट्ठे रह के बैठ के बातचीत करने का जो टाइम था। और देखिए सरकारें भी उसी तरफ चल पड़ी हैं। सीरियल कितने कितने अच्छे आ रहे हैं जी। चनाक्या सीरियल मैं हर रोज देखता हूँ और एक कमाल का सीरियल है, मैं अपने सभी दर्शकों को, आपके भी दर्शकों को कहना चाहूँगा, अम्बाला वासियों को, कि एक उस पे उपनिषद गंगा, अच्छा उपनिषद गंगा के नाम से एक सीरियल चल रहा है, डीडी भारती पे आता है। उसके अंदर हमारी संस्कृति कितनी रिच थी, हमारे पास हर चीज की योग विद्या थी, हर चीज हर बीमारी का इलाज था। उसमें दिखाया गया है कि आदमी के स्वरूप को, इंसान के स्वरूप तक, मोक्ष तक लेके जाने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, किन किन बाधाओं को पार करना पड़ता है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके हवा पानी साफ हो गया है, जीव जंतु आपको पहले से ज़्यादा नजर आते हैं। आप जरा प्रकृति के साथ बात करके देखिए, उनका रूप ही कुछ और नजर आता है। ये इसका सकारात्मक पहलू है कि जो हमें पोल्यूशन से, नॉइज पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से कितनी बड़ी एक वो मिली है, और आपको पहाड़ वाला से बैठे साफ नजर आते हैं जी। तो ये एक इसका सकारात्मक पहलू है। नकारात्मक पहलू तो बहुत से हैं इसके जो हमारे सामने हैं। तो इसको अब इस पीरियड को, लॉकडाउन के पीरियड को मैं समझता हूँ, मैं तो अपने लेवल पे मैंने इस दौरान में गीता का अच्छे से अध्ययन किया। अच्छी, बहुत अच्छी गीता। मैंने मेडिटेशन के ऊपर जी एक नवीन वर्षनेवा की किताब है जी, उसको ब्रीदिंग सेंस में मेडिटेशन का क्या इफेक्ट है, उसको मैंने बहुत गहराई से पढ़ा। बहुत अच्छी। ये टाइम तो आपको अपने साथ, अपने बारे में, अपने मनतब के साथ जोड़ने का टाइम है। इसको नेगेटिव वे में ना लें, पॉजिटिव वे में लेके चलें तो हर चीज आपको साफ सुथरी। बहुत बढ़िया मुनिया जी, बहुत अच्छी आपने बात की। और ये समय का सदुपयोग करें कि आपने बहुत जिक्र किया, आपने रामायण का जिक्र नहीं किया, जो हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने इतनी बड़ी रामायण लिखी। और भगवान अपना वाल्मीकि जी का अपना एक इतिहास रहा है और बहुत भगवान के रूप में हम उनको हार्दिक नमन करते हैं। दूसरी एक चीज पुनिया जी, आपने गीता का जिक्र किया, गीत बहुत अच्छी बात है। मैं अपने व्यूज से कहूँगा कि खाली समय में आप भगवान का नाम, उस जो भी परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी मानते हो, लेना चाहिए और परिवार के एक सुख माहौल में इसको उसमें लेना चाहिए। पुनिया जी, अंत में क्योंकि समय काफी हो गया, सिर्फ आधे मिनट में आप क्या बात करेंगे? मैं अपने नगर निवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि तन से, मन से, धन से अपने साथियों की और अपने नगरवासियों की और अपने अतिथियों की सेवा करें और सहयोग दें। सरकार की इंस्ट्रक्शंस को अक्षरशः फॉलो करें, किसी को ना तकलीफ दें
क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सोच पैदा करने का वक्त है और इसको सकारात्मक रूप में लेके चलें, अपने बच्चों को साथ बिठाएं, अच्छे संस्कार दें ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें और हिंदुस्तान तरक्की करे और इस महामारी से हमें बचाव हो सके। और क्योंकि इसकी कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी, तब तक मोदी जी ने जैसे कहा है, जान है तो जहान है। जान को बचाने के लिए आपने जितने भी सरकारी तौर पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको उनको पालन करें। पूनिया जी, क्योंकि हमारे एक बहुत रोशन भारती जी हैं अम्बाला से, ये बार बार 3-4 बार इन्होंने पूछा, मैं इग्नोर कर, लास्ट में कहते हैं जरूर पूछो मिस्टर वालिया। पूनिया जी, आप हरियाणा से कहते नंबर पूछ लीजिए, हरियाणा सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, ये हरियाणा सरकार तो मोदी जी का ही समर्थन नहीं, फिर भी इन्होंने तो 2-3 पूछिए, फटाफट बता दो। वो भी 10 में से 8 हैं। और अगर हम अनिल विज जी की अम्बाला छावनी की बात करें, 10 में से 10। 10 में से 10। और शहर की बात करें अगर, विधायक जी के प्रयास बहुत सही है, सही दिशा में है, वो नौजवान हैं, उनसे अपेक्षाएं और हैं। उनका 1 नंबर इसलिए कम करूंगा कि ताकि वो और थोड़ी मेहनत करें। लगे हुए हैं, अच्छी बात है, और मेहनत अच्छे से। और अम्बाला शहर में अपोजिशन को कितने नंबर देंगे, चाहे उसमें कांग्रेस है चाहे कोई भी है? देखिए, नहीं, अम्बाला में नकारात्मक सोच उतनी नहीं उजागर होती अपोजिशन पार्टी। अम्बाला शहर या कैंट की बात करें, सामाजिक संस्थाएं जो दिन रात लगी अम्बाला में उनको कितने नंबर देंगे? सामाजिक संस्थाओं को तो 100% पूरे। और अम्बाला के प्रशासन को? प्रशासन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। प्रशासन के साथ वो 10 में से 8 वाला ही रहेगा, क्योंकि वो भी सरकार की हिदायतों को ही फॉलो करता है। तो पुनिया जी, ये थी आज की बातचीत। क्योंकि अम्बाला की अगर हम बात करें, हरियाणा से अम्बाला की बात करें, अम्बाला का प्रशासन, अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा जी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। हम उनको सल्यूट करते हैं, अम्बाला के प्रशासन को। अम्बाला के एसपी महोदय है, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, जोरवाल साहब अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। अम्बाला पुलिस हो चाहे उनके साथ होमगार्ड के जवान हो, सभी लगे हुए हैं। हम सभी को सल्यूट करते हैं। इसी तरह हम अम्बाला के सीएमओ कुलदीप सिंह, जो नर्सिस और सारा स्टाफ उनका मेडिकल स्टाफ बहुत जोर शोर से, हम उनको भी सल्यूट करते हैं। इसी तरह हम नगर निगम, नगर परिषद के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, हम इन सभी को सल्यूट करते हैं। और अम्बाला की खास तौर पर समाज सेवी संस्थाओं को भी, जो इस नोबल काज में लगी हुई हैं, हम सल्यूट करते हैं। बिल्कुल, मैं आपके साथ आपकी बात को तायद करता हूं, और ये इसमें हम सहयोग के बिल्कुल उनसे अपेक्षा रखते थे, उससे ज़्यादा कर रहे हैं। हम भी सहयोग देने के लिए उनको बिल्कुल उनके साथ हैं। ये थे हमारे आज का हमारा प्रोग्राम जो आप लाइव देख रहे हो। डीएस पूनिया जी, दलजीत सिंह पूनिया जी सीनियर एडवोकेट हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम अपने व्यूअर्स को बता दें, जो भी हमारे महानुभाव आते हैं वो उनके अपने विचार होते हैं, अपने विचार वो रखते हैं, और चैनल उसको आप तक लेकर आता है। वो कहाँ तक आपको ठीक लगे, आप हमें जरूर अपना वेबसाइट पे, हमारे ट्विटर पे, हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अंत में मैं तेजिंदर वालिया आपके साथ, हम पूनिया जी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।